अस्सलामु अलैकुम एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इमेजिनेशन एफएफ वर्ल्ड। ये स्टोरी मैं किसी के कहने पर एक्सप्लेन कर रही हूँ। मेरी एक प्यारा सा फ्रेंड सायरी गर्ल की, उसने बस मुझे स्टोरी लाइन बताई है और बाकी मैंने खुद से बना लिया है। न जाने कैसा बनेगा। यहाँ पर आपको दो अल्फाज की लव स्टोरी देखने को मिलेगा जो कि हिस्टोरिकल है, और यहाँ पर मेल प्रेगनेंसी भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर विंग भी एक अल्फ़ा है और वांगजी भी एक अल्फ़ा ही है। ये थोड़ा यूनिक टाइप का एफएफ है। पता नहीं आप सबको पसंद आएगा या फिर नहीं। अगर पसंद आए तो ज़रूर एक लाइक कर देना और कमेंट करके बोलना। यहाँ पर जो वांगजी है वो एक डोमिनेंट अल्फ़ा है और घर का बड़ा बेटा है। यहाँ पर वांगजी का सौतेली मॉम भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर वांगजी लान कोरैन का बड़ा बेटा है और सिचेन छोटा बेटा है। यहाँ पर लान वांगजी की मॉम की डेथ हो चुकी है। लान कोरैन ने दोबारा शादी किया है और उसकी सौतेली मॉम और लान कोरैन का छोटा बेटा लान सिचेन है, जो कि वांगजी से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है और वांगजी भी अपने छोटे भाई से बहुत ज़्यादा ही प्यार करता है। लेकिन उसका मॉम वांगजी से दिल से प्यार नहीं करता, वो बस दिखावा करती है। और वांगजी की बड़ा बेटा है, तो जो राज्य का सिंहासन है तो वांगजी को ही मिलना है। राजा तो वांगजी बनेगा। लान कोरैन जो कि किंग है और वांगजी एक प्रिंस है। और विंग की बात करें तो विंग बस वो राज्य का बस एक नॉर्मल सा लड़का है जो कि मिडिल क्लास फैमिली से है। उसका फादर व्यापारी है जो कपड़ों का बिज़नेस करता है, छोटा सा ही है बस। ये हिस्टोरिकल है तो यहाँ पर जादू ज़रूर रहेगा, लेकिन हर किसी के पास वो पावर नहीं है जिससे वो जादू कर सकता है। सिचेन जो कि जादू नहीं कर सकता है, क्योंकि सिचेन के पास वो पावर नहीं है जो वांगजी के पास है, और वांगजी जादू कर सकता है और वांगजी के पास वो पावर भी है, वो गोल्डन कोड। और इधर हमारे विंग की बात करें तो विंग के पास जादू है, लेकिन इस बात को कोई जानता ही नहीं है कि विंग के पास पावर है, और खुद विंग को ही पता नहीं है कि उसके पास पावर है जो कि डेमोनिक पावर है। विंग को खुद ही पता नहीं कि उसके अंदर एक पावर है जिसका नाम डेमोनिक पावर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी इस फैन फिक्शन को। इंट्रो ही मैंने बहुत लॉन्ग दे दिया। शुरुआत करते हैं विंग को दिखाते हुए जो कपड़ों को लेकर इधर उधर जा रहा था। मैंने कहा जल्दी करो, देखो जल्द से जल्द हमें इन कपड़ों को दूसरे शहर में पहुंचाना होगा, समझे। तभी उसे गुलाबी रंग का कपड़ा दिखता है। विंग ने कहा, ये गुलाबी रंग का कपड़ा किसने यहाँ पर रखा है? इसे अभी से अभी हटाओ हटाओ, यहाँ से हटाओ। फिर एक लड़के ने कहा, ये मेल के लिए है। विंग ने कहा, तुम पागल हो क्या? मेल के लिए गुलाबी रंग का कपड़ा? तुम्हें लगता है कि कोई मेल गुलाबी लड़का को गुलाबी कपड़े को पसंद करेगा? कोई अल्फ़ा? फिर ये सुनकर उसने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर विंग ने कहा, हटाओ इसे और इसे अभी के अभी ब्लैक कलर में चेंज करो, जाओ। फिर ये भूलकर वो लड़का उसे लेकर चला गया। सीन कट होता है। विंग का एक भाई है जो कि एक ओमेगा है जिसका नाम वी चैंग है, और उसका एक बहन है जो कि फ़ीमेल ओमेगा है जिसका नाम वी यानली है। वी चांग से और वी कांगसरन इन तीनों बच्चे की मॉम डैड है। वो तीनों बच्चे की परवरिश वो बहुत अच्छे से ही करते हैं। विंग अपनी भाई और बहन से बहुत प्यार करता है। वी की दीदी यानली जो कि बहुत ज़्यादा ही क्यूट लड़की है, और यहाँ पर जिसकी शादी जिन जीजवान से हो चुकी है और जिन जीजवान उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। उनकी शादी को तकरीबन 5 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके घर में कोई बेबी नहीं आया था। इस बात को लेकर विंग की दीदी को यानली को कई बातें सुनना पड़ता है। ली बहुत उदास रहती है और कभी कभी रोती है। आज ली मायके आई थी। इधर जो ली थी वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। मैडम वी ने कहा, बेटा ली इतना मत रो, देखो ये तुम्हारी गलती नहीं है। अगर ऊपर वाला किसी को कुछ नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलती तुम्हारी है। फिर ली ने कहा, मॉम आपको पता है दिन ब दिन मैं वहाँ पर रुककर मर जाती हूँ। आपको बताएं हमेशा मुझे ये सब बातें सुनना पड़ता है कि मैं अशुभ हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ। मेरे जाने के बाद से उस घर में कोई भी शुभ चीज़ हुई ही नहीं। ये सुनकर उसकी
मॉम ने कहा, नहीं बेटी, पता है जब तुम पैदा हुई थी तब पहली बार हमारे घर में चेरीज़ के फूल उगे थे। चेरीज़ का पेड़ का फूल कभी नहीं उगते थे, सिर्फ चेरी का पेड़ ही था। लेकिन तुम्हारे पैदा होने के बाद चेरी के फूल उगने लगे। तुम्हें पता है तुम कितने लकी हो हमारे लिए। फिर ये जो ली था उसने कहा, नहीं मैं लकी नहीं हूँ, मैं अनलकी हूँ। आपको पता है वहाँ पर सब लोग मुझे अनलकी ही बोलते हैं और मेरी वजह से वो पूरा परिवार अनलकी हो चुका है। मुझे कोई बेबी नहीं हुआ। वही इंग को ये सुनाई दिया। वही इंग ने कहा, सिजिए किसने कहा आपसे, मुझे बताइए। सिजिए बताइए मुझे। आशियन तुम आ गए, तुम कैसे हो आशियन। विंग ने कहा, आपको किसने कहा कि आप अनलकी हो, आप अच्छे नहीं हो, आप अशुभ हो, किसने कहा आपसे। फिर उसने कहा, नहीं आसियन, किसी ने भी नहीं कहा, तुम गुस्सा मत करो। वी चैंग वहाँ पर आ गया। चैंग ने कहा, सिजिए मैंने अपनी कान से सुना है कि आप अभी बोल रहे थे अशुभ की बात। देखिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ, अगर वो जिन जीजुआन। तभी सिजिए ने कहा, नहीं जिन जीजुआन बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने कभी भी मुझे ऐसा नहीं कहा, वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं। वही इंग ने कहा, तो फिर किसने कहा है। विंग बहुत गुस्से में था। विंग घर का इकलौता अल्फ़ा है और वो बहुत बहुत ताकतवर भी है और बहुत गुस्से वाला भी है। इसीलिए सिजी ने संभालते हुए कहा, कोई बात नहीं विंग, मैं वेट करूँगा। मुझे लगता है अगर मैं वेट करूँगा तो फिर शायद हमारा बेबी बहुत जल्दी ही आ जाएगा। विंग ने कहा, उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा बोलने की। फिर आचिंग ने कहा, विंग गुस्सा थूक दो, इतना गुस्सा करना ये अच्छी बात नहीं है। विंग शांत हो जाता है। फिर उसकी सिजिए अपनी मॉम को हग कर लेती है। विंग वहाँ से चला गया और फिर छुपकर देखने लगा उसकी सिजिए कितना रो रही थी। विंग ने कहा, क्या कोई उपाय नहीं है कि सिजिए का एक प्यारा सा बेबी हो जाए, सिजिए को उल्टी सीधी बातें ना सुनने को मिले, क्या कोई उपाय नहीं है। विंग लाइब्रेरी की तरफ जाने लगता है। इधर जो आचिंग था वो अपनी पेंटिंग में खोया पड़ा हुआ था। वो अपनी पेंटिंग में खोया पड़ा था और वहाँ पर वो पेंटिंग बना रहा था। वहाँ पर एक झील था और एक चेरीज़ का पेड़ था और वहाँ पर एक इंसान खड़ा था और दूसरा इंसान उससे पीछे से हाथ से कुछ इशारा कर रहा था। और इधर जो इंसान था वो बस झील के पानी को देख रहा था। झील के पानी में बहुत सारे कमल के फूल भी खिले हुए थे। अचानक वो पेंटिंग हवा के झोंके की वजह से बहुत आवाज़ करके खिड़की से उड़ गया। ये देखकर आचिंग वो रुक जाता। उसने कहा, हे रुको, तुम ऐसे नहीं जा सकते हो, मैंने बहुत मुश्किल से बनाया है। आचिंग उसका पीछा करता है लेकिन वो उड़कर उनके घर से बाहर चला जाता है। फिर आचिंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, कितनी मुश्किल से मैंने बनाया था और फिर देखो ये चला गया, न जाने अब वो किसके हाथ लगेगा। इधर हम सिचैन को देखते हैं जो कि अपने काम से कहीं गया था और वापस आ रहा था। अचानक उसके फेस पर जाकर वो पेंटिंग लग जाता है और फिर वो उस पेंटिंग को देखने लगता है। उसने कहा, ये पेंटिंग किसने बनाया है। इधर जो आचिंग है वो विंग के पास आता है। विंग जो कि लाइब्रेरी पर था और किताब में कुछ ढूंढ रहा था। फिर आचिंग ने कहा, विंग जल्दी से मेरे साथ चलो, मुझे बाज़ार जाना है अभी के अभी। विंग ने कहा, लेकिन क्या बात है। आचिंग ने कहा, मेरा प्यारा सा पेंटिंग उड़ गया है। विंग ने कहा, उसके कोई पर नहीं है कि उड़ जाए। फिर आचिंग ने कहा, वो बहुत कीमती है, पता है मैंने अपने हाथों से बनाया है। फिर विंग ने कहा, तो फिर वो फालतू ही होगा, देखो मैं एक इम्पॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, चुप रहो, समझे। फिर आचिंग ने कहा, ठीक है तो मैं अकेला ही जा रहा हूँ। विंग ने कहा, सुनो। आचिंग दौड़ कर चला गया। जब वो बाज़ार के सामने पहुंचा तब उसने देखा कि वो पेंटिंग एक इंसान के हाथ में है और वो घूर घूर कर देख रहा है। आचिंग उसके पास चला गया और फिर उस पेंटिंग को छीन लेता है। उसने कहा, अब ये मेरा है। फिर सिचैन आचिंग को देखता है। उसने पहली बार आचिंग को देखा। सच में इतना ब्यूटीफुल ओमेगा शायद उसने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा होगा। वो आचिंग को ऊपर से नीचे तक देख रहा था। उसने कहा, वाह, तुम्हारा नाम क्या है। फिर उसने कहा, तुमसे मतलब तुम होते कौन हो, मेरा नाम पूछने वाला। फिर सिचैन ने कहा, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, देखो मैं बस नाम ही पूछ रहा हूँ, पता ये पेंटिंग बहुत अच्छा है। आचिंग ने कहा, मुझे पता है, तुम अल्फाज कैसे होते हो, ओमेगास की तारीफ़ करके
उनका दिल जीतने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम मुझको ऐसा मत समझो, समझे। फिर उनमें से एक लड़के ने कहा, तुम जानते भी हो ये कौन है? फिर सिचैन ने उसे रोकते हुए कहा, रुक जाओ। फिर उस लड़के ने कहा, लेकिन राजकुमार। फिर सिचैन ने कहा, मैंने कहा रुक जाओ। आचिंग ने कहा, देखो मैं जानता नहीं हूँ कि ये कौन है, और ना ही मुझे जानने का कोई ज़रूरत है। मेरी बात कान खोल कर सुन लो। अगर तुमने मुझे तंग किया ना, तो मैं मेरे भाई को तुम्हारे खिलाफ़ कंप्लेन करूँगा। ये बोलकर वो चला गया। फिर सिचैन ने कहा, तुम्हारा भाई कौन है ये तो बताओ। फिर आचिंग ने कहा, विवोशियान। उससे डरते रहना, गांव वाले उससे डरते हैं, वो बहुत ताकतवर है, समझे। मुझे लगता है कि तुम गांव में नहीं आए हो। ये बोलकर वो चला गया वहाँ से। सिचैन ने कहा, विवोशियान, ठीक है। फिर वो चला गया वहाँ से। सीन कट होता है। फिर हम विंग को देखते हैं। उसे किताब में एक चीज़ मिलता है कि एक टाइप का चीज़ है जिसे खाने के बाद आपको बेबी हो सकता है। विंग ने कहा, ये चीज़ कहाँ मिलेगा? फिर उसने देखा कि वहाँ पर लिखा है ये चीज़ सिर्फ़ और सिर्फ ईलिंग में मिलता है। विंग ने कहा, ईलिंग? वो तो बहुत ख़तरनाक जगह है, वहाँ पर मैं जाऊँगा कैसे? और इसके लिए तो मुझे मॉम भी परमिशन नहीं देगा। फिर उसने उस चीज़ को देखा। वो हवा में उड़ने वाली एक रोशनी है, जो जो उसे खाएगा उसका एक बेबी हो जाएगा। फिर विंग ने कहा, इस रोशनी को पकड़ने के लिए मुझे कांच का कैन भी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है कांच के जार में ही उसे लाना चाहिए, और किसी और में अगर वो लाएगा तो वो रोशनी ख़राब हो जाएगी और फिर नष्ट हो जाएगा। नहीं, वो एक कांच का शीशा ढूंढ लेता है। वो कांच का एक जार लेता है, बहुत बड़ा, अचार का जैसा जार होता है ना, वैसा है। उसने कहा, मैं जाऊँगा और वहाँ से उस पीले रोशनी को पकड़ के लाऊँगा। यहाँ पर लिखा हुआ है, एक होता है पीला रोशनी, एक होता है नीला रोशनी, और एक गुलाबी रोशनी होती है। इन रोशनी का अलग अलग मतलब होता है। पीले रोशनी का मतलब है आपको जुड़वा बच्चा हो सकता है। गुलाबी रोशनी का मतलब है आपको एक फ़ीमेल ओमेगा होगा। और अगर आपको वाइट कलर की रोशनी मिलेगी तो आपको एक मेल ओमेगा होगा। और अगर आपको स्काई ब्लू कलर की रोशनी मिलेगी तो आपको एक अल्फ़ा मिलेगा। और अगर आपने सबसे अच्छा सबसे ख़ास वाला रोशनी ढूंढ लिया, डायमंड रोशनी, जिससे एक ख़तरनाक अल्फ़ा पैदा होगा, जो कि डोमिनेंट अल्फ़ा होगा और वो बहुत ताकतवर होगा, उसके जैसा दुनिया में कोई भी नहीं होगा, उसके पास जादू भी होगा। फिर विंग ने कहा, तो फिर मुझे ये डायमंड वाला रोशनी ढूंढना चाहिए, ये पूरा का पूरा चमकेगा, बहुत बड़ा रोशनी। ठीक है, मैं इसे ही लेकर आऊँगा। इधर जो विंग था वो घर से निकलने के लिए रेडी हो गया था। वो शाम के टाइम निकलने वाला था। तभी आचिंग ने उसे रोकते हुए कहा, तुम्हें पता है एक बदतमीज़ लड़का आज मुझे छेड़ रहा था। विंग ने कहा, क्या? तुम कहाँ गए थे? फिर आचिंग ने उसे सब कुछ बताया और सिचैन के बारे में उसे समझाया और उसे सिचैन के बारे में बताया। फिर विंग को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। उसने कहा, देखो मैं ज़रूरी काम पर जा रहा हूँ, मैं कल शाम तक वापस आऊँगा, उस तक तुम दुकान को संभालना और कपड़ों को देखना, ठीक है? ठीक है ना? आचिंग ने कहा, ठीक है ठीक है। उसके बाद विंग अपनी मॉम से बात करता है। उसकी मॉम ने कहा, ये तो बहुत ख़तरनाक है, तो मत जाओ विंग। विंग ने कहा, सीजी के लिए मैं इतना कर ही सकता हूँ। फिर उसकी मॉम ने कहा, लेकिन वो आत्माओं का कब्रिस्तान है, तुम वहाँ पर जाओगे तो फंस जाओगे। विंग ने कहा, नहीं, मैं नहीं फंसूँगा, और वैसे भी मुझे वहाँ पर जाना ही चाहिए। ये बोलकर विंग घर से निकल जाता है। विंग का फादर भी विंग को रोक नहीं पाता है। विंग का फादर, जो कि बिस्तर में थे, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और काफ़ी साल से वो बिस्तर में ही हैं। और उसका फादर भी विंग को रोक नहीं पाया। उसका फादर रोते हुए कहा, आज मेरा बेटा मौत के साथ खेलने जा रहा है, और देखो मैं कितना नालायक हूँ और कितना निकम्मा हूँ कि अपनी बेटी को मदद भी नहीं कर सकता हूँ और ना ही उसे रोक सकता हूँ। ये सुनकर उसकी मॉम ने कहा, प्लीज़ आप ऐसी बातें मत कीजिए। किसने कहा कि आप कोई काम के नहीं हो? आप कम से कम विंग का हौसला बढ़ा सकते हो, विंग से अपनी आइडियाज़ को शेयर करते हो। आप विंग के लिए बहुत कुछ हो। बट फिर भी वही चांग से बहुत ज़्यादा रो रहा था। सीन कट होता है। इधर हम सिचैन को देखते हैं, जो कि अपने घर चला गया था और वो सबसे पहले अपनी
फादर से मिलता है। लान कुरैन से मिलने के बाद लान कुरैन को वो कुछ स्क्रॉल देते हैं जो कि बेन रोहान ने उन्हें दिया था। ये पढ़कर लान कुरैन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। उसने कहा उसकी हिम्मत कैसे हुई ये रिश्ता ठुकराने की। फिर सिचैन ने कहा यह रिश्ता वैन रोहान ने नहीं बल्कि वैन चिंग ने ठुकरा दिया है। ये सुनकर उसने कहा क्या वैन चिंग ने, लेकिन क्यों? फिर सिचैन ने कहा उसे चुपचाप और अकरू अल्फ़ा पसंद नहीं है। उसने वांग जी को देखते हुए कहा। वांग जी बिल्कुल चुप खड़ा था। अब हम वांग जी को देखते हैं जो कि खिड़की के पास खड़ा था और उसके रूप से हवा में उड़ रहे थे। उसका वाइट कलर का वेचन उसके हाथ में ही था और हाथ से बहुत टाइटली पकड़ के रखा था। लान कुरैन ने कहा क्या अकरू अल्फ़ा? उसने वांग जी को देखा। सिचैन ने कहा हाँ। उसने कहा है कि वांग जी बिल्कुल अनरोमांटिक है और वो किसी से बात भी नहीं करता है, बहुत चुपचाप रहता है, बहुत घमंडी भी है और सिर्फ एक ही रंग का कपड़ा पहनता है। ये सुनकर वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। वांग जी सिचैन को गुस्से में घूरने लगता है। सिचैन ने कहा और उसने कहा कि अगर उसके साथ वांग जी की शादी हो जाएगा तो शायद वांग जी भी उससे कभी बात भी नहीं करेगा। शायद वैनचिंग को वेट करना पड़ेगा और वैनचिंग किसी के लिए वेट नहीं कर सकता है। एक बात सुनने के लिए वो 4 घंटा तक किसी के साथ नहीं बक कर सकता है। ऊपर से 3000 रूल्स को वो फॉलो भी नहीं कर सकता है। वांग जी को और ज़्यादा गुस्सा आ गया और वो गुस्से में सिचैन को देखने लगा। सिचैन को और डर लगने लगा। मैडम लान ये चुपचाप देख रही थी। तभी सिचैन ने कहा और वैनचिंग ने कहा शायद वो वांग जी जैसा लड़का है, वो शायद वैनचिंग के कभी करीब ही नहीं आएगा और उन्हें कोई बेबी भी नहीं होगा, इसीलिए वो वांग जी के साथ शादी नहीं करना चाहता है। फिर वांग जी ने कहा मैंने पहले कहा था। वांग जी बहुत गुस्से में आ गया। फिर मैडम लान वांग जी को गुस्से में देखने लगा। फिर वांग जी ने कहा मैंने पहले ही कहा था कि ये रिश्ता मत भेजिए, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुने। मैंने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, लेकिन आप मेरी बात नहीं सुने। ये सुनकर लान कुरैन ने कहा वांग जी तुम्हें शादी करना ही पड़ेगा। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तब तक सिचैन की शादी नहीं होगा। लान कुरैन की बात सुनकर मैडम लान ने कहा बस कीजिए, आपका बड़ा बेटा शादी नहीं करेगा तो क्या मेरा छोटा बेटा पूरी ज़िंदगी भर कुमारा रहेगा? सिचैन ने कहा लेकिन काका शादी नहीं करेगी तो? फिर मैडम लान ने कहा सिचैन तुम चुप रहो, समझे? मेरी बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारा फादर सिर्फ और सिर्फ वांग जी से प्यार करते हैं, तुमसे नहीं करते हैं, इसीलिए हर कुछ सिर्फ वांग जी को ही मिलता है। क्यों? देखिए अगर वो शादी नहीं करेगा तो आप मेरी बेटी की शादी करवा दीजिए, समझे? फिर लान कुरैन ने कहा गांव वाले क्या बोलेंगे और राज्य के लोग क्या बोलेंगे अगर बड़ा अल्फ़ा रहते भी मैंने छोटा अल्फ़ा का शादी करवाया तो? फिर मैडम लान ने कहा ठीक है, सिर्फ 2 हफ्ता, मैं सिर्फ आपको 2 हफ्ता टाइम देता हूँ। उससे पहले आपको एक ओमेगा ढूंढ कर वांग जी के साथ शादी करवाना है और अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो फिर मैं मेरे बेटे की शादी तय कर दूँगा। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, आपके बेटे को तो सब कुछ मिल रहा है, यहाँ तक कि राज्य का सिंहासन भी मिल रहा है, उससे और कुछ क्या चाहिए? ये बोलकर उसने अपनी बेटे के हाथ को पकड़ा और उसे वहाँ से लेकर चला गया। वांग जी जो कि था वो गुस्से में था, लेकिन उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगा और फिर वो भी चला गया वहाँ से। लान कुरैन ने कहा रुक जाओ वांग जी, बट वांग जी चला गया वहाँ से। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि एक कपड़े की बैग को लेकर आगे बढ़ रहा था। वो अंधेरी रास्ते से गुजर रहा था क्योंकि रात हो चुकी थी। उसने मसाल जलाया था। वो बस अपनी बहन के लिए एक टक चले जा रहा था। वो अपने माइंड में बोल रहा था कि बस बहुत हो जाए, मैं मेरी बहन को और गाली सुनने नहीं दूंगा, मैं उसके लिए ज़रूर कुछ करूंगा, मुझे कुछ करना ही होगा। इधर जो विंग था वो बहुत जल्द ही इलिंग पहुंच जाता है और इलिंग पहुंचने के बाद वो इधर उधर सब कुछ ढूंढने लगता है। उसे वहाँ पर बहुत सन्नाटा महसूस होता है और बहुत अजीब लगता है। विंग अजीब अजीब आवाज़ें भी उसे सुनाई दे रहा था। विंग को विंग चले जा रहा था। उसे पता है कि ये चीज़ सिर्फ इलिंग के घने जंगल में मिल सकता है।
जब वो घने जंगल के अंदर प्रवेश करता है तब उसे बहुत घबराहट सी होने लगती है। उसे न जाने क्यों रोने के साउंड, चिल्लाने के साउंड और हंसने के साउंड सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर रो रहा है, कोई चीख रहा है या फिर कोई ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वेइंग को घबराहट के साथ साथ अब डर भी लग रहा था, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई कुछ आ गया तो यहाँ पर वेइंग को बचाने वाला कोई भी नहीं था और वेइंग के पास उतना पावर नहीं है कि वेइंग किसी के साथ भी लड़ जाए। चारों तरफ से काली अंधेरी घनी जंगल घिरी हुई थी। चांद की रोशनी नीचे आ रही थी। फिर वेइंग अपनी किताब को बाहर निकालता है और एक मंत्र को पढ़ने लगता है, ताकि उसकी आँखों को वो उजाला मिल जाए जिससे वो चीज़ों को देख सके, जो चीज़ अभी तक उसके सामने नहीं आई थी। हाँ, सही कहा, वो रोशनी। जैसे ही वो 3 बार वो मंत्र पढ़ कर आँखों को ओपन करता है, तब वेइंग को कुछ भी नहीं दिखता है। वेइंग चारों ओर देखता है, लेकिन वहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर वेइंग ने कहा, लगता है ये झूठ है, ये बस एक कहानी है, यहाँ तक आना ये सब कुछ बेकार है। वेइंग बहुत ढूंढता है लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिलता। वेइंग हाल छोड़ देता है। उसने कहा, लगता है ये बस एक कहानी है, ये सच नहीं है, ये झूठ है। वेइंग एक गहरी सांस छोड़ता है। फिर वो अपनी आंखों को बंद करते हुए कहा, मैं सिची की परेशानी को दूर नहीं कर सका, मैं कुछ भी नहीं कर सका, मैं मॉम के सामने जाऊंगा कैसे। और फिर वो एक गहरी सांस छोड़ता है। तभी अचानक से किसी चीज़ ने वेइंग के ऊपर हमला कर दिया। ये महसूस करने के बाद वेइंग वहाँ से हट जाता है और एक भारी सा चीज़ आकर गिर जाता है। वेइंग ये देखकर हैरान था। फिर अचानक वेइंग इधर उधर घूमने लगता है और भागने लगता है। तभी वेइंग को पता चलता है कि वो ऐसी जगह पर फंस चुका है जहाँ से निकालना बहुत मुश्किल है। चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा हो चुका है। चाँद को पूरे काले बादल ने घेर लिया है। अब वेइंग को भी पूरे ही भूत प्रेत ने घेर लिया था। कंकाल भी थे वहाँ पर। वेइंग पूरी तरीके से घबरा गया। वेइंग चिल्लाता और चीखता रहा। उसने कहा, कौन हो तुम लोग? फिर वेइंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन वेइंग जिधर भी भागने जाता है उधर से ही कंकाल या फिर एक प्रेत आ जाता है, जिसे देखकर वेइंग पीछे मुड़ जाता है। वेइंग पूरा ही घेरे में बंध चुका था। वेइंग अब कुछ भी नहीं कर पा रहा था। वेइंग डर के मारे नीचे बैठ गया। वेइंग को घबराहट सी हो रही थी। वेइंग बहुत घबरा गया। तभी वेइंग को एक गुफ़ा दिखा और वेइंग छुपने के लिए उस गुफ़ा के अंदर चला गया। गुफ़ा के अंदर जाते ही वेइंग को दिखा कि यहाँ पर थोड़ी सी रोशनी है। वेइंग ने कहा, ओ गॉड, कम से कम यहाँ पर रोशनी तो है। वेइंग बहुत घबरा गया था, लेकिन वो प्रेत और कंकाल उस गुफा की तरफ आ रहे थे। वो बहुत धीरे धीरे चल रहे थे और कुछ जॉम्बीज़ टाइप की चीज़ भी था। वेइंग ने कहा, अब मैं क्या करूँ? अगर ये लोग गुफा के अंदर आ गए तो फिर मैं क्या करूँगा? वेइंग वहाँ पर रखी हुई कुछ चीज़ों को देखकर गुफा की जो द्वार था उसको बंद करने लगता है, लेकिन उससे वो काफ़ी नहीं था। वेइंग धीरे धीरे करके गुफा की आखिरी दीवार तक जाने लगता है। अचानक उसने देखा कि वहाँ पर एक लाल रंग की नदी बहकर जा रही है और उसके ऊपर एक बांसुरी तैर रही है। नदी के ऊपर आसमान में, नदी के पानी में नहीं, मतलब ऊपर, मतलब लटक रहा है, जैसे हवा में उड़ रहा है। वो हवा में था वो बांसुरी। वो फिर उसे देखकर उसने कहा, ये बांसुरी हवा में? और फिर वो बांसुरी को देखकर वो उसकी तरफ खींचा गया। फिर वेइंग उस बांसुरी को हाथ लगाता है। जैसे ही वो हाथ लगाता है वैसे ही वहाँ से उसे चीखने की, चिल्लाने की साउंड आता है और वेइंग अपनी आंखों को बंद कर लेता है और फिर वो छोड़ देता है। वेइंग ने कहा, नहीं, ये बांसुरी मुझे बचा सकता है। मुझे लगता है ये बांसुरी कुछ तो है। फिर वो बांसुरी को उठा लेता है, लेकिन उसे चीखने वाली साउंड सुनाई दे रहा था। फिर वो कंकाल और प्रेत उस गुफा के दरवाजे पर वेइंग ने जो लगाया था उसे तोड़कर अंदर आ जाते हैं। वेइंग ये देखकर डर गया था। अब चारों ओर से वेइंग को वो प्रेत घेर लेते हैं। वेइंग नीचे बैठ गया। वेइंग ने कहा, लगता है ये आज मेरी आखिरी दिन है और इसके बाद शायद मैं कभी भी सूरज नहीं देखूँगा। फिर वेइंग उस बांसुरी को अपनी हाथ से टाइटली पकड़कर नीचे बैठ जाता है और अचानक से वहाँ से एक रोशनी पैदा होती है और फिर वो रोशनी बंद हो जाती है। वेइंग अपनी आइज़ को ओपन करता है, क्योंकि किसी ने उसके ऊपर हमला नहीं किया था। जब वेइंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वहाँ पर कोई भी नहीं था।
विंग ने कहा, ये लोग कहाँ चले गए? फिर विंग बांसुरी को देखता है और फिर उस गुफा से बाहर आता है। और बाहर आने के बाद विंग इधर उधर देखने लगता है। विंग इधर उधर देखता है और फिर घर आने के लिए ठान लेता है विंग। फिर विंग जैसे ही घर जाने के लिए कदम बढ़ाता है, उसे एक नीली रंग की रोशनी दिखती है जो कि हवा में उड़कर कहीं जा रहा था। विंग ने कहा, ये तो वही रोशनी है, वो डायमंड वाला नहीं, कम से कम ये नीली वाला तो मिल जाए। उसके बाद वो उस नीली रोशनी का पीछा करने लगता है, लेकिन वो पीछा करते करते एक मैदान पर पहुंच जाता है जहां पर रोशनी ही रोशनी थी। नीली रोशनी, पिंक कलर की रोशनी, उसके बाद वाइट कलर की रोशनी, उसके बाद वो गोल्डन रोशनी। हर जगह पर सिर्फ रोशनी ही रोशनी थी। विंग के देखकर चौंक गया। उसने कहा, ओह गॉड! और सबसे ज़्यादा चमकीला रोशनी सिर्फ एक ही था, वो था डायमंड, और वो बहुत ज़्यादा ही चमक रहा था। विंग इसे देखकर समझ गया कि ये डायमंड वाला रोशनी है, मुझे इसे ही लेना पड़ेगा। इधर जो विंग था वो उस डायमंड वाली रोशनी को लेने के लिए जाता है। जब वो आगे जा रहा था तब वो रोशनी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा था। वो रोशनी नीचे आकर एक कमल के फूल के ऊपर बैठ गया। अचानक विंग का जो पैर था वो फिसल जाता है और फिसलते वक्त विंग आह करके चिल्लाता है और फिर वो रोशनी उसके अंदर घुस जाता है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो गया था। वो रोशनी चमक रही थी, यहाँ तक कि विंग का पेट भी चमक रहा था। विंग ने कहा, ये क्या हो गया? मैंने उसे निगल लिया। विंग एक ही बार में उसे निगल लेता है। फिर धीरे धीरे करके वो रोशनी शांत हो जाती है और गायब हो जाती है। विंग ने कहा, क्या मैंने उस रोशनी को निगल लिया? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता है। मैं रोशनी को निगल लिया, मैंने रोशनी को। हाँ, मैं क्या करूँगा? फिर सारे के सारे रोशनी वहाँ से भागने लगता है और विंग इधर उधर भागता है उन्हें पकड़ने के लिए। विंग इधर उधर भाग रहा था लेकिन विंग को कोई भी रोशनी नहीं मिलता है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और वहाँ पर बैठ जाता है। अचानक विंग की सिर के ऊपर एक रोशनी आकर बैठती है। वो एक ब्लू कलर का रोशनी था। विंग ने उस रोशनी को पकड़ लिया और पकड़ने के बाद उस जार में बंद कर दिया और हंसते हुए कहा, पकड़ लिया, अब तुम्हारा क्या होगा? बोलो। फिर विंग उठकर खड़ा हो जाता है। अचानक उसका सिर चकरा गया। उसने कहा, ये मुझे क्या हो रहा है? फिर सीन कट होता है। हम यानली को देखते हैं। यानली ने कहा, लेकिन आशियान, अगर मैं इसे निगलूँगा तो फिर कुछ होगा तो नहीं ना? फिर विंग ने कहा, नहीं होगा, क्योंकि मैंने खुद ही। फिर वो रुक गया। फिर उसने यानली ने कहा, खुद ही मतलब? फिर विंग ने कहा, अगर मैंने इन्हें बोल दिया कि मैंने खुद ही निकला है तो फिर शायद ये मुझ पर हंसेगी या फिर नहीं खाएगी। अब मैंने खुद देखा है कि किसी को खाते हुए। आप खा लीजिए ना, कुछ भी नहीं होगा। यानली उसे निगल लिया। निगलने के बाद उसे एहसास हुआ कि उसके पेट में कुछ तो हो रहा है और फिर वो रोशनी धीरे धीरे करके गायब हो गया। फिर विंग ने कहा, हाँ, आपके पेट में ऐसा लगा ना जैसे कि कोई बड़ा सा चीज़ क्रिएट हो रहा है। फिर यानली ने कहा, हाँ, बिल्कुल सही कहा। विंग ने कहा, उसके बाद बहुत ठंडा सा लगा ना? यानली ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, बहुत ठंडा सा लगा। फिर विंग ने कहा, जब वो रोशनी गायब हो गई तब जैसे कि वो ठंडा चीज़ आपके मुँह से निकल गया। फिर यानली ने कहा, हाँ, सही कहा तुमने, ऐसा ही हुआ। आशियान, लेकिन तुम्हें कैसे पता? फिर विंग ने कहा, किताब में ही लिखा हुआ है, मैंने पढ़ा है ना, किताब में लिखा हुआ है। यानली ने कहा, ठीक है आशियान। फिर विंग ने कहा, तो मैं घर जा रहा हूँ। ये बोलकर विंग वहाँ से निकल गया। सीन कट होता है। इधर हम वांग जी को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के बारे में सोच रहा था और आसमान के तारों को देख रहा था। फिर इधर लान कोरैन ने कहा, वांग जी, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मॉम ने सही कहा था, जिस दिन मैं नहीं रहूँगा उस दिन मेरी कदर तुम समझोगे। जब मॉम ज़िंदा थी तब मैं मॉम से नहीं बात ही करता और ना ही उनसे मिलने जाता, बस अपनी पढ़ाई को लेकर बिजी रहता था। सिर्फ़ और सिर्फ किसकी वजह से? एक इंसान के वजह से, जिसने मेरे सिर पर 3000 रूल्स को चढ़ा दिया था। मेरे कंधों के ऊपर इतने सारे बोझ रख दिया था, इतने सारी किताब, इतनी लिखावट, इतनी हिसाब किताब, सब कुछ मेरे कंधों के ऊपर बोझ बन गया था। क्यों?
क्योंकि मैं एक अल्फ़ा हूँ, मुझे ये सब करना चाहिए। इसके लिए मैं कभी भी मेरी मॉम को टाइम नहीं दे पाया, और फिर मेरी मॉम के साथ बातें करना और फिर मेरी मॉम के साथ खेलना मैं कुछ भी नहीं कर पाया। मैं धीरे धीरे एक पत्थर बनता गया, मेरा दिल पत्थर का बन गया। धीरे धीरे करके मैं एक ऐसा इंसान बन गया जिसके कोई इमोशन ही नहीं है। मैं वो खेल कूद वाला बचपन ठीक से जी ही नहीं पाया। ये सुनकर उसके डैड ने कहा, मुझे पता है ये सब गलती मेरी है। जब तुम छोटे थे तुम्हारे मत्थे मैंने सब कुछ मार दिया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वांग जी ने कहा, बस बहुत हो गया है, मैं राज्य में घूमने जा रहा हूँ, मुझे कुछ दिन के लिए अकेला रहना है। ये बोलकर वो वहाँ से चला गया अपने रूम की तरफ। दान कोरन ने कहा, इस बार मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, सब मेरी गलती है, सब मेरी गलती। तुम्हारा बचपन ठीक से नहीं गुजरा, तुम बहुत छोटे थे, सिर्फ़ और सिर्फ 10 साल के, जब तुम्हारी मॉम तुम्हें छोड़कर चली गई। और तुम होने के बाद से ही तुम्हारी मॉम से मैंने तुम्हें सिर्फ अलग ही रखा है, कभी साथ में रखा ही नहीं। आज ये करो, कल वो करो, कल ये नियम पालन करो, कल वो करो। ऐसा करते करते मैंने तुम्हारी बचपना ही बर्बाद कर दिया। जब देखा कि तुम उदास रहने लगे हो, तब मैं तुम्हारे लिए एक और मॉम लाने की सोचा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि खुद की मॉम और सौतेली मॉम में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क होता है। उसने एक गहरी सांस छोड़ा। इधर जो वांग जी था वो आसमान को देखते हुए खिड़की को पकड़ते हुए कहा, बस बहुत हो गया है, अब मैं खुद के लिए जीऊँगा, किसी और के बारे में सोचकर कोई फ़ायदा नहीं है। मुझे मतलबी बनना पड़ेगा, लेकिन मैं मतलबी नहीं बन सकता हूँ। क्यों? क्योंकि बहुत जल्द मैं प्रिंस बनने वाला हूँ। जब तक मेरी शादी नहीं होगी तब तक मैं प्रिंस नहीं बन सकता हूँ। पता नहीं कहाँ का नियम है। सीन कट होता है। हम विंग को देखते हैं। विंग जो कि बहुत ज़्यादा ही उदास था, उसने कहा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं एक अल्फ़ा नहीं हूँ। मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है। धीरे धीरे करके मेरी अजीब सा माइंड बन रहा है। कभी मुझे खट्टा मीठा खाने का मन करता है, कभी मुझे फूलों की खुशबू लेने का मन करता है, कभी मुझे नाचने का मन करता है, घूमने का मन करता है। लेकिन क्यों ऐसा बदलाव मुझ में क्यों आ गया है? जब से मैंने वो डायमंड वाला खा लिया है तो तब से पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मुझे बहुत घबराहट सी हो रही है। मेरी बॉडी कभी कभी दर्द करता है और बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहा है। ये क्या हो रहा है? विंग को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। विंग जब ये सब कुछ सोच ही रहा था तभी आचिंग ने चिल्लाते हुए कहा, तुम्हें पता नहीं गगा को पिंक कलर पसंद नहीं है और तुम लोगों ने फिर से पिंक कलर का अल्फ़ा का रोब्स बनाया है। तुम्हें पता है इसके लिए गगा तुम्हारी क्या पनिशमेंट देगा? इसे अभी के अभी ब्लैक कलर का बनाओ, समझे? तभी विंग रोकते हुए कहा, रुको, पिंक कलर कितनी अच्छी चीज़ होती है। आचिंग तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए। ये सुनकर आचिंग ने कहा, क्या आपको बुखार है? उसने विंग को चेक किया। विंग ने कहा, बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आचिंग ने कहा कि क्या आप ठीक हो गगा? ये पिंक कलर है, पिंक कलर तो आपको पसंद नहीं है, तो फिर गगा आप ठीक तो हो ना? फिर विंग ने कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ आचिंग, पिंक कलर काफ़ी अच्छी कलर है, ठीक है, आज से हम अल्फाज के लिए पिंक कलर के कपड़े भी बनाएंगे। ये सुनकर आचिंग बेहोश हो गया। फिर विंग ने कहा, मुझे पिंक कलर अचानक से इतना पसंद क्यों आने लगा? विंग एक दिन नहा रहा था, अचानक से उसकी लोअर बॉडी पार्ट में बहुत ज़्यादा पेन फील होने लगा। उसने कहा, ये क्या हो रहा है? मुझे इतना दर्द क्यों महसूस हो रहा है? विंग ने देखा कि उसका लोअर बॉडी पार्ट धीरे धीरे करके चेंज हो रहा है और बहुत ज़्यादा ही अजीब लग रहा था उसे। उसने कहा, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये सब क्या हो रहा है? इधर जो वांग जी था वो गांव में घूमने के लिए आया था और वांग जी गांव में घूमने के वक्त बहुत ज़्यादा फ्रेश फील कर रहा था, इसीलिए वो कुछ दिन और वहाँ पर रहने वाला था। वांग जी जो कि था वो एक धर्मशाला में रुका हुआ था और वहाँ पर ही रहकर खाना पीना और सब कुछ कर रहा था। इधर विंग का माइंड बिल्कुल भी ठीक नहीं था। विंग ने कहा, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, इतना गुस्सा आ रहा है कि मैं कुछ नहीं कह सकता हूँ।
इधर जो वांग जी था उसे धीरे धीरे करके एहसास हुआ कि उसका अल्फ़ा रेट आने वाला है और उसका अल्फ़ा रेट बहुत ज़्यादा ही ख़तरनाक है। और यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं था क्योंकि ये धर्मशाला सिर्फ़ और सिर्फ अल्फाज के लिए थे। इसीलिए वांग जी हैप्पी था कि यहाँ पर कोई ओमेगा नहीं है, तो उसकी रेट के दौरान वो किसी ओमेगा को तंग नहीं करेगा। यहाँ पर जो विंग था वो आया था, वो एक अल्फ़ा है, इसीलिए वो आसानी से वहाँ पर आ गया और वो वहाँ पर बैठकर ड्रिंक करने लगा क्योंकि उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, उसे फ्रेश फील होना था, इसीलिए वो ड्रिंक कर रहा था। और बैठकर वो काफ़ी सारा ड्रिंक कर लेता है और वो सब कुछ भूल जाता है कि वो कौन है और वो कहाँ गया है और कहाँ और क्यों आया है। विंग न जाने क्या क्या बकबक कर रहा था, इसीलिए विंग अपनी जो एम्पायर स्माइल का जार था उसे उठाकर ऊपर की तरफ चला गया। इधर जो वांग जी था वो अल्फ़ा रेट से गुजर रहा था और उसका अल्फ़ा फेरामोन्स पूरे धर्मशाला में फैल गई थी। और इधर जो धर्मशाला का ओनर था वो चारों ओर सुगंधी का जो फ्रेगरेंस था वो लगा देते हैं ताकि कोई ओमेगा इसकी तरफ अट्रैक्ट ना हो जाए। इधर जो विंग था वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ जा रहा था। अचानक उसे वांग जी का चिल्लाने का चीखने का साउंड सुनाई देता है जो एक रूम के पास से आ रहा था। तो विंग वो देखने के लिए दरवाज़ा ओपन करके अंदर आ जाता है। इधर जो विंग था न जाने क्यों उसे वो अल्फ़ा फेरामोन्स काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था और विंग धीरे धीरे करके वांग जी की तरफ आगे बढ़ रहा था। वांग जी विंग को देखते हुए कहा, तुम कौन हो? फिर विंग उसके ऊपर ही गिर गया। विंग जब उसके ऊपर गिर गया तब उसे कोई भी होश नहीं था कि वो क्या कर रहा है, कहाँ है और ये कौन है। वांग जी विंग की जूसी लिप्स को देखकर खुद की लालच को रोक नहीं पाया। उसकी अल्फाज न जाने क्यों उसे कुछ और ही इशारा कर रहा था और उसकी बॉडी की तरफ अजीब सा उसे अट्रैक्शन फील हो रहा था। वांग जी ने अपने माइंड में कहा, लेकिन ये तो एक अल्फ़ा है ना, फिर मेरा अल्फ़ा इसकी बॉडी की तरफ क्यों अट्रैक्ट हो रहा है? हम दोनों ही अल्फ़ा है, ऐसा नहीं हो सकता है। इधर जो वांग जी का अल्फ़ा था वो उसकी बॉडी के ऊपर पूरा ही कंट्रोल ले चुका था। उसने विंग की कॉलर को पकड़ा और उसे बेड के ऊपर फ्लिप कर दिया और उसके ऊपर ही आ गया। फिर उसकी जूसी लिप्स को वो टेस्ट करने के लिए जल्दी से उसके लिप्स के ऊपर एक बाइट करके उसकी लिप्स को सक करने लगता है, जहाँ पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था। विंग के हाथ से वो एम्पायर स्माइल का जार नीचे गिर गया और लुढ़कते लुढ़कते दरवाजे के पास जाकर रुक गया। इधर जो वांग जी था वो विंग के दोनों हाथों को अपने हाथों से लॉक कर लेता है और धीरे धीरे करके विंग को ये एहसास काफ़ी ज़्यादा अच्छा और सुकूनदायक महसूस होता है। और फिर वो धीरे धीरे करके अपने लिप्स को मूव करने लगता है जहाँ पर वो भी उसे किस कर रहा था। इधर जो वांग जी था वो धीरे धीरे करके विंग के रोप्स को एक एक करके खोल रहा था और विंग भी उसी मौके को पाकर वांग जी की हर एक रोप्स के लेयर को खोल रहा था। वो पूरे ही 7 लेयर को खोल चुका था। अब बस वांग जी नेकेड था, हाफ नेकेड था। विंग भी पूरा ही हाफ नेकेड हो चुका था। विंग उसकी नेक पर अटैक करता है और वांग जी की पूरे नेक को लिक तक बाइट करने लगता है। फिर वांग जी अपने आइज़ को क्लोज़ कर लेता है और फिर अपने माइंड में कहता है, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। फिर इधर जो विंग था वो वांग जी को फ्लिप करता है और उसके ऊपर आता है और फिर उसके साथ नोटी हरकतें करने लगता है। थोड़ी देर बाद विंग अपने लोअर बॉडी के पार्ट के साथ वांग जी के लोअर बॉडी पार्ट को रब करने लगता है, जहाँ पर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा फील होता है। वांग जी उस अजीब से फीलिंग को फील करते हुए कहा, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, हम दोनों ही अल्फ़ा है। लेकिन वांग जी अपनी बॉडी के ऊपर से पूरा ही कंट्रोल खो चुका था। फिर वांग जी फिर से विंग को फ्लिप कर देता है और फिर उसके लोअर जो रोप्स थे उसे खोल देता है। एक ही झटके में विंग पूरा ही नेकेड हो चुका था और वांग जी भी अपने लोअर रोप्स को खोल देता है। फिर वो विंग के नेवल के साथ खेलने लगता है। विंग उसकी जो हरकत था वो सब कुछ फील करते हुए न जाने कि वो बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रहा था, फ्रेश फील कर रहा था। न जाने कि वांग जी की हर एक हरकतें उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फिर वांग जी धीरे धीरे करके विंग का जो पैर था वो दोनों अलग करता है और फिर उनके बीच में आ जाता है और फिर अपने आप को विंग के अंदर इंसर्ट करने लगता है। विंग का होल बहुत ज़्यादा स्मॉल था और जैसे कि अभी अभी वो न्यू क्रिएट हुआ है ऐसा लग रहा था। फिर वांग जी उसे बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था।
वांग जी अपने आप को मूव कर रहा था और विंग को काफ़ी ज़्यादा पेन फील हो रहे थे। धीरे धीरे करके विंग को पेन फील होना बंद हो जाता है और धीरे धीरे करके उसे प्लेजर फील होता है, जिससे विंग लाउडली मौन करने लगता है और स्वीटली मौन करने लगता है, जिसे सुनकर वांग जी पागलों की तरह अपने आप को मूव करने लगता है और धीरे धीरे करके वो विंग के साथ इंटीमेट होने लगता है। टोटल 7 राउंड के बाद वांग जी बारी बारी में विंग के अंदर रिलीज़ होता है। इधर जो विंग था उसका नशा धीरे धीरे करके उतर रहा था और न जाने कि उसे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। थोड़ी देर बाद वांग जी पूरा ही शांत हो जाता है और शांत होने के बाद वो एक गहरा सा सांस छोड़ता है। एक बहुत बड़े ग्राउल के साथ वो सेटिस्फाइड होता है और जाकर अपनी वार्म लिक्विड को विंग के अंदर रिलीज़ कर देता है। वो खुद को एक सेटिस्फेक्शन फील कराने के लिए विंग को फिर से नेक से लीक करने लगता है और सक करने लगता है, बाइट करने लगता है। धीरे धीरे करके उसकी आंखें नम हो जाती है और फिर वो अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है। सीन कट होता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब विंग की आँख खुलती है तब उसे एहसास होता है कि कोई भारी भरकम चीज़ उसके ऊपर है और उस भारी भरकम चीज़ को विंग अपने हाथ से हटाने लगता है। अचानक से विंग को एहसास होता है कि वो कोई चीज़ नहीं बल्कि एक इंसान है। विंग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। क्या नशे की हालत में किसी ओमेगा के साथ विंग ने गलत काम कर लिया? जब विंग अपनी आइज़ को ओपन करता है तब वो धर्मशाला के अंदर था। पूरा रूम बिखर चुका था और इधर उधर चीज़ें गिरी हुई थी। विंग अपनी फ्रेगरेंस और उस इंसान की फ्रेगरेंस को उस रूम के अंदर फील कर पा रहा था। विंग जल्दी से उस इंसान को धक्का मारता है, जिससे वो इंसान नीचे गिर जाता है और उसकी नींद टूट जाती है। विंग उस इंसान को देखता है। जब वो इंसान उठ जाता है तब उसने विंग को देखा। वो दोनों एक दूसरे को देखकर चौंक गए। वो दोनों ही अल्फ़ा थे और दोनों ही नेकेड थे। वो दोनों एक दूसरे को देखकर अपने अपनी रोफ से एक दूसरे को कवर करने लगता है। विंग ब्लैंकेट से अपने आप को कवर करता है और वांग जी अपने रोफ से। वांग जी को बहुत ज़्यादा अजीब फील हो रहा था। उसे काफ़ी ज़्यादा मैसी फील हो रहा था। उसने विंग को फिर से देखा। विंग का चिक्स पूरी तरीके से पिंक हो चुका था और वांग जी का कान भी लाल हो चुका था। उन दोनों को रात की बात सब कुछ याद आ गया। वांग जी को तो पहले से सब कुछ याद था क्योंकि उसका ये अल्फ़ा रेट था और विंग को भी सब कुछ याद आ गया। याद करने के बाद उसने वांग जी से कहा, मुझे माफ़ कर दो, ये सब मेरी गलती है। विंग ने कहा, ये मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं तुम्हारे रूम में अचानक से आ गया। फिर वांग जी ने कहा, नहीं ये तुम्हारी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। फिर विंग ने कहा, ये तुम्हारी गलती नहीं है क्योंकि तुम अपने अल्फ़ा रेट से गुजर रहे थे, लेकिन मैं तो। फिर वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि ये सब मेरी गलती है। विंग ने कहा, नहीं इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, ये सब मेरी गलती है। वांग जी ने कहा, तुम नशे की हालत में थे। विंग ने कहा, सबसे बड़ी बात, मैं एक अल्फ़ा हूँ, मैं एक अल्फ़ा के साथ कैसे इंटीमेट हो सकता हूँ। उसने वांग जी को देखा। उसे बहुत अजीब सा लगा और वो फ्रेश होता है और फ्रेश होने के बाद वो देखता है कि वांग जी ने उसे माफ़ कर दिया है। जब वो अपनी माँ को देखता है उसने कहा, क्या उसने मुझे माफ़ किया? उसका अल्फ़ा मार्क साफ साफ दिख रहा था। यहाँ तक कि वांग जी की भी अल्फ़ा मार्क साफ साफ दिख रहे थे। वांग जी ने कवर करते हुए कहा, लगता है जब हम दोनों नशे में थे तब। फिर विंग ने कहा, ठीक है। उसके बाद विंग वहाँ से बाहर चला गया, लेकिन न जाने क्यों वांग जी को विंग की तरफ एक अट्रैक्शन सी फील हो रही थी। इंटीमेट होने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा विंग के करीब आ चुका था। सीन कट होता है। वांग जी अपने घर और विंग अपने घर चला जाता है। धीरे धीरे करके विंग जो कि था वो ख्यालों में खो जाता है। उसे हमेशा वांग जी ही याद आता है। यहाँ तक कि वो सपने भी वांग जी के ही देखता है और हमेशा देखता है कि वांग जी के साथ है और वांग जी के साथ इंटीमेट भी हो रहा है। ये सब महसूस करने के बाद विंग को बहुत ज़्यादा अजीब सा लगता है और वो हर वक्त सिर्फ वांग जी के बारे में सोचता रहता है। अब उसे कोई ओमेगा पसंद नहीं आता है। पहले पहले वो ओमेगा को कितना छेड़ता था और उन्हें ओमेगास कितने पसंद थे, लेकिन धीरे धीरे करके अब उसे ओमेगास बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ना ही वो ओमेगा की तरफ देखता भी है और वो उसे हर वक्त सिर्फ और सिर्फ वांग जी के बारे में ही सोचता रहता है। और इधर वांग जी की हालत भी कुछ ऐसी ही थी। वांग जी हर वक्त सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था। उसे न जाने क्यों विंग की तरफ एक अजीब सा फीलिंग हो रहा था। विंग की तरफ वो अपना दिल को घुमा नहीं पा रहा था और ना ही विंग के बारे में सोचना बंद कर पा रहा था। वो हर वक्त सिर्फ और सिर्फ विंग के बारे में ही सोच रहा था। विंग क्या कर रहा है, न जाने विंग कैसा है। हर वक्त
धीरे धीरे करके विंग के लिए उसके दिल में जगह पैदा हो रहा था और धीरे धीरे करके वो विंग से प्यार कर बैठ रहा था। 1 महीना बीत चुका था। विंग की तबीयत ख़राब हो रही थी। न जाने क्यों विंग को उल्टियाँ सी हो रहा था और न जाने क्यों विंग बार बार सिर चकरा कर गिर जा रहा था। एक बार तो विंग बेहोश हो गया था। विंग की मॉम ये सुनकर बहुत ज़्यादा उदास थी। इधर उनके घर में एक गुड न्यूज़ आता है कि यान ली प्रेग्नेंट है। ये सुनकर विंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था कि फाइनली वो काम आ गया, मतलब वो रोशनी काम आ गया। पहले पहले विंग को लग रहा था जैसे कि ये मजाक है, ये सच नहीं है और ना ही कोई रोशनी किसी की पेट पर बच्चा ला सकता है। इधर जो विंग था, जब उसे गुड न्यूज़ सुनाया दिया तब वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और फाइनली उसे उसे उसका जीत का श्रेय मिल चुका है। विंग जीत चुका है। तभी वो विंग जीतने का श्रेय की चीज़ मतलब एंजॉय कर ही रहा था। अभी इसे याद आ गया कि वो रोशनी वो भी निकला था और इंटीमेट वो भी हो चुका है। ये सुनकर ये याद कर कर विंग का सिर फिर से चकरा गया। विंग फिर से नीचे गिर गया। अभी आचिंग ने उसे कहा, तुम्हें क्या हुआ है विंग? तुम ना ही ढंग से खाना खा रहे हो और ना ही तुम ठीक से रह रहे हो। तुम्हारी तबीयत भी दिन ब दिन बिगड़ता जा रहा है। मुझे लगता है तुम्हें वैद्य जी को एक बार दिखाना चाहिए। विंग ने कहा, नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे वैद्य नहीं दिखाना। फिर आचिंग अपनी मॉम से बात करता है। आचिंग की बात सुनकर उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, तो फिर हम वैद्य जी को बुलाते हैं। जब वैद्य जी विंग को चेक करता है तब वैद्य जी चौंक गया। वो बार बार विंग को चेक कर रहा था, ये सोच कर ही कि ये कैसे हो सकता है। फिर मैडम विंग ने कहा, क्या हुआ है विंग, ठीक तो है ना? अब बार बार से चेक क्यों कर रहे हो? इधर वैद्य जी ने कहा, विंग ठीक है, मतलब आपको पता है क्या हुआ है? आप सोच भी नहीं सकते क्या हुआ है। मैडम विंग ने कहा, क्या हुआ है? फिर वैद्य जी ने कहा, आपका बेटा प्रेग्नेंट है। ये सुनकर मैडम वही बेहोश हो गया। आचिंग नीचे बैठ गया। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? आप पागल हो क्या? आपका दिमाग ख़राब है? वो एक अल्फ़ा है। तभी वैद्य जी ने कहा, वही तो मैं सोच रहा हूँ, वो एक अल्फ़ा है, ऐसा कैसे हो सकता है? मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। सीन कट होता है। वांग जी चुपचाप सोच रहा था सिर्फ विंग के बारे में। न जाने विंग क्या कर रहा है, यहाँ तक कि उसने विंग की एक तस्वीर बनाई थी और विंग से बात भी करता था। उसे विंग की तरफ एक लगाव से महसूस हो गया था और उससे प्यार भी वो कर बैठा था। अब विंग के बिना ना ही रह सकता है और ना ही जी सकता है, उसे ऐसा महसूस हो रहा था। इधर हम विंग को देखते हैं जो कि लोटस पॉन्ड के पास बैठा हुआ था। विंग को देखते ही उसकी मॉम ने उसके कंधे के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, विंग बेटा। फिर विंग पीछे मुड़ते हुए मॉम को देखता है। विंग की आंखों में आंसू थे। फिर उसकी मॉम ने कहा, विंग बेटा। विंग ने अपनी मॉम को हग कर लिया और रो रहा था। फिर उसकी मॉम ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर विंग ने कहा, मॉम, मैंने वो डायमंड का जो रोशनी है वो खा लिया था, मैंने वो निगल लिया था, इसीलिए मेरे अंदर वार्म पैदा हुए। और फिर उसकी मॉम ने कहा, और क्या? फिर विंग ने हिम्मत जुटाकर बोल ही दिया, मैं एक अल्फ़ा के साथ, सब कुछ उसने बोल दिया और फिर बहुत ज़्यादा रो रहा था। इसे सुनने के बाद मैडम विंग ने कहा, क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? 2 अल्फ़ा आपस में? मुझे लगा ये कोई बीटा का काम होगा। फिर उसने कहा, नहीं, वो एक अल्फ़ा था, मैंने उसे गौर से देखा है। वो बहुत अमीर घर का लग रहा था, उसके रूप्स भी काफ़ी महंगे लग रहे थे। बस मुझे और कुछ याद नहीं है मॉम। फिर उसकी मॉम ने कहा, शांत हो जाओ विंग, शांत हो जाओ, क्या तुमने कुछ और देखा था? विंग ने कहा, नहीं, मैंने कुछ और नहीं देखा। सीन कट होता है। इधर सबको पता लग गया था कि विंग प्रेग्नेंट है। ये सुनकर सब लोग विंग का मजाक उड़ा रहे थे और विंग को उल्टी सीधी बातें सुना रहे थे। इधर जो सिचैन था वो अपनी मॉम से बात करता है। उसने कहा, मॉम, आपको पता है मुझे एक ओमेगा बहुत पसंद है और मैं रोज़ उसे छुप कर देखने जाता हूँ। सिचैन रोज़ छुप कर आचिंग को देखने आता है क्योंकि आचिंग दुकान में रहता है, क्योंकि वो लोग कपड़े का बिज़नेस करते हैं ना, इसीलिए। तो आचिंग दुकान में रहता है और जो सिचैन है वो रोज़ छुप कर उसे देखने के लिए आता है। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत ज़्यादा हैप्पी थी। उसने कहा, बताओ वो कौन से राज्य का राजकुमारी है? ये सुनकर सिचैन ने कहा, नहीं, वो कोई राजकुमारी नहीं है, वो एक मिडिल क्लास फैमिली का एक ओमेगा है, वो एक मेल ओमेगा है और वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और उसका फादर अभी पैरालिसिस हो चुका है और बिस्तर पर है, लेकिन वो लोग व्यापारी है, वो लोग कपड़ों का बिज़नेस करता है। फिर उसकी मॉम ने कहा, ठीक है, तो फिर हम उनसे बात करने के लिए जाएंगे, अगर तुम्हें पसंद है तो कोई बात नहीं, हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे। ये सुनकर जो हमारा सिचैन था वो बहुत ज़्यादा हैप्पी था और अपनी मॉम को थैंक यू बोल रहा था।
और फिर इधर जो हमारा वांगी था उसे विंग से मिलने का काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा था। वो विंग से मिलने का ठान लिया था। जब विंग से मिलने के लिए जाने की सोच रहा था तभी मैडम लान उसके पास आ गई। उन्होंने कहा, सुनो वांग जी, हम गांव में जा रहे हैं। सिचन को एक लड़का पसंद है, हम उसी को देखने के लिए जा रहे हैं। तुम्हारे फादर से मैंने बात कर लिया है, तो तुम रेडी हो जाओ, ठीक है। वांग जी उसे मना नहीं कर पाता है और हाँ बोल देता है। फिर वांग जी ने विंग की फ़ोटो को देखते हुए कहा, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहते हो? मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। न जाने कौन सा मैजिक किया तुमने, जिससे मैं तुम्हारी तरफ पागल हो चुका हूँ। सच कहूँ तो तुम एक अल्फ़ा हो और मैं भी एक अल्फ़ा हूँ, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? हम दोनों एक साथ कैसे रह सकते हैं? लेकिन तुम्हारी तरफ अब मुझे एक अजीब सा फील होने लगता है मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या आज मैं तुमसे मिल पाऊँगा? ये सोचकर ही वो स्माइल करता है। फिर वो लोग निकल जाते हैं। जब वो लोग वी हाउस पर पहुँचते हैं तब मैडम वी उन्हें देखकर चौंक गई थी। क्या महाराज और महारानी हमारे घर में? उन्हें तो यकीन नहीं हो रहा था। फिर वो लोग सिचैन के बारे में सुनते हैं और इस रिश्ते के बारे में सुनकर मैडम वी काफ़ी ज़्यादा हैप्पी था। फिर वो लोग वी चांगसे के साथ मिलता है। इधर जो वी चांगसे के साथ मिलता है फिर वो लोग आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। मैडम वी विंग को बुलाता है। जब विंग वहाँ पर आता है तब वांग जी विंग को देखकर खड़ा हो गया। फिर उसने कहा, क्या इसका नाम विंग है? वी वोशियान यही है वो जो मेरे साथ था? फिर उसने वांग जी को देखा। जब उसने वांग जी को देखा तो उसने कहा, क्या ये प्रिंस लान वांग जी है? इसका मतलब मैं प्रिंस लान वांग जी के साथ था। उसे तो यकीन नहीं हो रहा था। वो दोनों एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। मैडम वी और मैडम लान ने कहा, अच्छा ठीक है, तो शादी की डेट हम किसी और दिन पक्की करेंगे। हम चाहते हैं कि आप भी हमारे महल में आओ। ये सुनकर मैडम वी ने कहा, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। फिर वो लोग जाने लगते हैं। तभी अचानक से बाहर से कुछ लोग बोलने लगते हैं, महाराज और महारानी यहाँ पर आए थे? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। लगता है ज़रूर विंग को देखने आया होगा। एक अल्फ़ा जो कि अनमैरिड है, ऊपर से एक अल्फ़ा है, वो भी प्रेग्नेंट। ये सुनकर उन्हें बहुत रेयर लगा होगा, इसीलिए वो देखने आए थे। ये जब मैडम लान ने सुना तो उन्होंने कहा, क्या बात है। फिर वहाँ का एक इंसान आगे आ गया और उसने मैडम लान को सब कुछ बताया। जब वांग जी ने सुना तब वांग जी का दिमाग घूम गया। क्या विंग प्रेग्नेंट है? वांग जी को सब कुछ याद आ गया। उसने कहा, ज़रूर ज़रूर ये बेबी मेरा है, मुझे पता है, क्योंकि उस दिन वही मेरे साथ था। 1 महीना हो चुका है, विंग मुझसे कोई कांटेक्ट भी नहीं किया, बच्चे के बारे में बताया भी नहीं। सीन कट होता है। मैडम लान ने कहा, नहीं हो सकता है शादी। सिचैन ने कहा, लेकिन मैं उससे प्यार करता हूँ। फिर मैडम लान ने कहा, तुमने सुना नहीं, उसका भाई एक अल्फ़ा होकर भी प्रेग्नेंट हो चुका है, तुम्हें पता भी है? तुम क्या बात कर रहे हो? फिर ये सुनकर उसने कहा, लेकिन मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। देखिए, हो सकता है कि कोई कुछ और गड़बड़ हो सकती है। यहाँ पर तो ऐसा डायरेक्ट कुछ नहीं लिखा है ना, बोला गया है ना। फिर उसकी मॉम ने कहा, तुम चुप रहो, जो मैं बोलूँगा वही होगा। तुम शादी नहीं करोगे उससे, उस ओमेगा से दूर रहो और भूल जाओ उस ओमेगा को, समझे? सिचैन रो पड़ा और उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। इधर जो वांग जी था वो विंग से मिलने के लिए गया था। वो विंग को एक चिट्ठी भेजता है कि झील किनारे आ जाना, मुझे तुमसे मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। फिर विंग उससे मिलने के लिए झील किनारे पहुंचता है, जहां पर वांग जी पहले से ही खड़ा था। विंग उसे देखते हुए कहा, क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? उसने वांग जी को देखा। फिर विंग ने बो करते हुए कहा, राजकुमार लान की जय हो। फिर वांग जी ने कहा, प्लीज़ ऐसे मत कहो। विंग ने कहा, आप बहुत खुश हो ना मेरी ज़िंदगी बर्बाद करके। वांग जी ने कहा, विंग मुझे पता है ये मेरी गलती है, मुझे माफ़ कर दो। विंग ने कहा, सिर्फ आपकी गलती नहीं, इसमें मेरा भी गलती है। वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग की दोनों शोल्डर को पकड़ते हुए कहा, विंग गलती अगर हम दोनों ने किया है तो सज़ा हम किसी और को नहीं दे सकते हैं। विंग ने कहा, क्या मतलब है आपका? विंग उससे दूर होता है। वांग जी ने कहा, विंग देखो, हमारे रूल्स के ख़िलाफ़ मैं नहीं जा सकता हूँ। जब गलती मैंने किया है तो पनिशमेंट मुझे पाना चाहिए, या फिर मुझे उस गलती को सुधार लेना चाहिए। फिर विंग ने कहा, आप ऐसे क्या करोगे जिससे ये गलती सुधर जाए? क्या आप ये सब कुछ ठीक कर सकते हो? बताइए, या फिर आप ये कहोगे कि मैं इस बच्चे को मार डालूँ? नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। जब से ये मेरे पेट पर आया है तब से मुझे ऐसा लगता है
जैसे कि दुनिया की सारी खुशी मेरे पास है। मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी होने लगा हूँ। इसके आने के बाद से मेरे अंदर इमोशन जग चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि मैं बहुत लकी पर्सन हूँ। ये सुनकर वांग जी ने कहा, विंग। उसने विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, जब से मैं तुमसे मिला था तब से एक रात के लिए भी मुझे नींद नहीं आई और ना ही मुझे चैन आया और ना ही मैं सो पाया। फिर वांग जी ने कहा, विंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ शादी करो और मेरे साथ रहो। विंग ने कहा, ये आप क्या कह रहे हो? शादी? हम दो अल्फ़ा हैं। वांग जी ने कहा, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हम दो अल्फ़ा हैं। मैं सबसे बोल दूँगा कि ये बेबी मेरा है और तुम मेरी हो। विंग। उसने विंग की फेस को पकड़ते हुए कहा, तुम भले ही एक अल्फ़ा हो लेकिन मैं तुमसे प्यार कर बैठा हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। विंग ने कहा, मुझसे? वांग जी ने कहा, हाँ तुमसे। विंग, प्लीज़ शादी कर लो मुझसे। मैं तुमसे दूर नहीं रह सकता हूँ विंग। विंग ने कहा, लेकिन लोग क्या कहेंगे? वांग जी ने कहा, लोगों को कहने दो, काम है कहना उनका, प्लीज़ विंग। फिर विंग ने अपने सिर को हाँ में हिलाया और उसने कहा, ठीक है, अगर आप चाहते हो तो ही होगा। फिर वांग जी जाकर अपने अंकल से और अपनी मॉम से बात करता है, जिसे मैडम लान ना कर रहा था। मैडम लान ने कहा, हरगिज़ नहीं, तुम पागल हो क्या? जब वांग जी ने बेबी के बारे में बताया तब लान कोरैन चुप हो गया और मैडम लान भी। फिर सोच समझकर लान कोरैन ने 2 दिन बाद राय दिया, ठीक है, अगर तुम ही चाहते हो तो ही सही है। बचपन से मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे पाया, लेकिन इस बार तुमने मुझसे कुछ मांगा है तो मैं तुम्हें ना नहीं कहूँगा। उसने परमिशन दे दिया। विंग की फैमिली के साथ बात करने के बाद मैडम वही बहुत ज़्यादा हैप्पी था। शादी के दिन विंग उस बांसुरी को देख रहा था और उसने कहा, ये बांसुरी, जब से ये मेरी ज़िंदगी में आया है मेरी ज़िंदगी चेंज हो रहा है। न जाने क्यों मुझे अजीब सा फील होता है। हाँ, उसने बांसुरी को अपनी कमर में रख लिया और फिर वांग जी के साथ हाथ पकड़ के शादी कर लिया। सारे रिचुअल्स को फॉलो करने के बाद वांग जी विंग से शादी कर लेता है और शादी करने के बाद वो उसे लेकर चला जाता है। इधर सिचैन के साथ अब आज इनकी शादी वो लोग फिक्स कर रहे थे और 2-3 महीने के बाद ही उन दोनों की शादी थी। ये सुनकर आचिंग बहुत ज़्यादा हैप्पी था, बट उसे जब पता चला कि ये एक राजकुमार है तब उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हुआ, क्योंकि वो हर वक्त उसके साथ झगड़ा करता था। इधर हम वांग जी और विंग को देखते हैं, जो लोग कबीले में आ चुके थे। फिर विंग और वांग जी को मैडम लान कहता है, जब तक बेबी नहीं होता है तब तक वांग जी और विंग तुम दोनों अलग रहोगे, ठीक है? ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन क्यों मॉम? फिर मैडम लान कहता है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बेबी और विंग हर वक्त सिर्फ रेस्ट करे और बेबी को हार्ट ना हो, समझे? वांग जी समझ गया और फिर अपने सिर को हाँ में हिलाता है। वो अपनी मॉम की बात को मान लेता है। फिर मैडम लान विंग को लेकर चला जाता है। वो मैडम लान के महल में विंग को रखता है। फिर वो विंग से बात करता है। वो पहले विंग को देखता है। उसने कहा, काफ़ी गरीब फैमिली से हो, है ना? तुमने सोचा भी नहीं था कि एक महल जैसा घर तुम्हें मिल जाएगा। एक अल्फ़ा होकर भी दूसरे अल्फ़ा का पार्टनर बनना पड़ेगा, बॉटम बनना पड़ेगा, है ना? विंग उसको देखने लगता है। सच में विंग ने सोचा भी नहीं था कि टॉप होकर उसे बॉटम बनना पड़ेगा। फिर विंग को बहुत अजीब सा फील होता है और फिर वो सिर को नीचे की तरफ झुका लेता है। मैडम लान ने कहा, पता है तुम्हें, वांग जी भी चाहता नहीं था कि वो किसी अल्फ़ा को अपने घर लेकर आए, लेकिन क्या करे, तुम्हारी वजह से शादी उसे करना ही पड़ा। विंग ने कहा, क्या? फिर मैडम लान ने कहा, हाँ सही कहा। पता है तुम्हें, वांग जी सिर्फ और सिर्फ शादी इसलिए किया है क्योंकि तुम प्रेग्नेंट हो और उसका बेबी तुम्हारे कोख में है, इसीलिए। वरना वो ऐसा लड़का नहीं है कि किसी अल्फ़ा के साथ शादी करके रहे। हाँ मुझे पता है कि तुम उसके बॉटम हो और न जाने तुम दोनों ने कैसे क्या होगा, बट वांग जी कभी भी तुमसे दिल से प्यार नहीं करेगा, और जो भी करेगा ना सिर्फ अपने बच्चे के लिए, तुमसे प्यार नहीं करेगा, समझे? ये सुनकर विंग को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है और हार्ट फील होता है। इसने कहा, क्या वांग जी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझसे शादी किया? लेकिन उसने जो कहा कि वो मुझसे प्यार करता है, मैडम लान ने कहा, झूठ कहा है, क्योंकि अगर लोगों को पता चल जाएगा कि ये बच्चा उसका है तो फिर क्या होगा? उसकी तरफ उंगली उठेगी, उसे लोग बुरा भला बोलेंगे और राजा बनने से इनकार कर देंगे। इसीलिए वांग जी ने ये किया है, ताकि तुम उसके नाम पर बदनाम ना कर सको, समझे? मैडम लान विंग को उंगली दिखाकर बोल रहा था। विंग को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और विंग को वांग जी की तरफ बहुत घिन आती है और नफ़रत से पैदा हो जाती है। वो वांग जी का फेस देखना भी नहीं चाहता है। एक मतलबी इंसान अपने मतलब के लिए इतना नीचे गिर सकता है।
सिर्फ राजा बनने के लिए मेरा दिल तोड़ सकता है, मुझे झूठ बोल सकता है, सिर्फ राजा बनने के लिए। विंग को यही लग रहा था कि वांग जी सिर्फ और सिर्फ राजा बनने के लिए मेरा दिल तोड़ा है। अब मैं कभी भी उससे अपना दिल दोबारा नहीं दूंगा और ना ही उससे प्यार करूंगा। मुझे लगा था कि वो सच में मुझसे प्यार करता है, लेकिन ये झूठ है। सीन कट होता है। अगले दिन से ही विंग वांग जी को इग्नोर करने लग जाता है। ये देखकर वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अजीब सा लगता है कि विंग उसे अचानक से इग्नोर क्यों कर रहा है। क्या विंग अभी भी उससे नाराज़ है? यही वांग जी सोच रहा था। उसने कहा, नहीं, विंग मुझसे नाराज़ नहीं रह सकता है। मैं विंग को जानता हूँ, विंग कभी भी नाराज़ नहीं रह सकता है। विंग ने कहा था कि वो मेरे साथ रहेगा और मैंने उसे प्रपोज़ भी किया था, उसने मुझे एक्सेप्ट भी किया था। हम एक साथ नहीं रहते हैं, इसीलिए विंग नाराज़ है क्या? फिर वो विंग को देखने लगता है। उसने विंग के पास जाकर विंग के हाथ को पकड़ते हुए कहा, क्या बात है विंग, तबीयत ख़राब है क्या? विंग ने अपने हाथ को छुड़ाते हुए कहा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मेरी फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर विंग चला गया वहाँ से। फिर मैडम लान वहाँ पर आ गया। फिर मैडम लान ने वांग जी से कहा, लगता है विंग तुमसे नफ़रत करता है। वांग जी ने कहा, नफ़रत करता है, लेकिन क्यों? फिर मैडम लान ने कहा, जिस दिन मैं उसे महल में छोड़ने के लिए गई थी ना, उस दिन विंग ने मुझसे कहा कि वो तुमसे प्यार नहीं करता है, सिर्फ़ और सिर्फ इस बच्चे के लिए वो यहाँ पर है। जब ये बच्चा पैदा वो कर देगा, वो इस बच्चे को छोड़कर चला जाएगा तुम्हारे पास, क्योंकि ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी है बच्चे को पालना, उसकी नहीं। वो एक अल्फ़ा है और वो बॉटम नहीं बन सकता है। ये सुनकर वांग जी ने कहा, नहीं, विंग ने ऐसा नहीं कहा होगा। उसकी मॉम ने कहा, तुम विंग से पूछ लो, मैं सच बोल रहा हूँ। विंग ने अपनी मुँह से मुझे कहा और मैंने कान से सुना है, और विंग सच बोल रहा था। और विंग ने ये भी कहा कि तुमने धोखा दिया है उसे, और विंग तुम्हारे साथ रहना भी नहीं चाहता है। विंग इस बच्चे को पैदा करने के बाद तुम्हारे पास छोड़कर चला जाएगा, क्योंकि वो एक अल्फ़ा है। उसके लिए एक शर्मनाक चीज़ है कि वो एक अल्फ़ा का बॉटम बनेगा, समझे? वांग जी ने कहा, क्या विंग ऐसा नहीं कर सकता है? मैडम लान ने कहा, हाँ, विंग ऐसा कर सकता है, और विंग चाहता है कि तुम उससे दूर रहो, समझे? नहीं तो विंग तुम्हें इग्नोर क्यों कर रहा है? वांग जी काफ़ी टाइम तक सोचता है और फिर उसकी आंखों से आंसू बह जाते हैं। मैडम लान ने कहा, अब इन दोनों के बीच झगड़ा होगा और फिर ये दोनों अलग हो जाएंगे, और फिर राजा कौन बनेगा? मेरा बेटा। क्योंकि वांग जी की शादी हो गई है, और शादी होने के बाद ही एक प्रिंस किंग बनता है, और वांग जी का किंग बनने का समय भी आ चुका था। विंग प्रेग्नेंट था, इसीलिए अभी तक उसे सिंहासन नहीं मिला था। जैसे ही वो बच्चा पैदा कर देगा, वैसे ही इसे सिंहासन मिल जाएंगे, लेकिन उससे पहले ही मैं वांग जी और विंग को अलग कर दूंगा, ताकि वांग जी को ये सिंहासन ना मिले। और विंग के जाने के बाद वांग जी दुख के मारे पागल हो जाए, और फिर उसके हाथ में इस राज्य का ना देकर मेरे बेटे के हाथ में इस राज्य को देने के बाद मैं बन जाऊँगा यहाँ का महारानी, और मेरा बेटा बन जाएगा यहाँ का किंग, और उसका ओमेगा बन जाएगा यहाँ का एम्परर्स। ये सुनकर ये बोलकर ही वो हंस रही थी। फिर ऐसे करके कुछ वक्त और बीतते रहे। इधर जो विंग था वो काफ़ी ज़्यादा उदास रहने लगा था, और वांग जी काफ़ी टाइम तक उससे बात करने के लिए आता है, लेकिन विंग उसे हर वक्त सिर्फ़ और सिर्फ इग्नोर ही करता है। आचिंग और सिचैन की शादी भी कंप्लीट हो चुका था। अब विंग का जो डिलीवरी था वो सामने आ चुका था। अब विंग बेबी को बर्थ देने वाला था। विंग बहुत ज़्यादा रो रहा था क्योंकि उसे लेबर पेन हो रहे थे। तभी वांग जी उसके पास आता है और उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, विंग तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें और बेबी को कुछ भी नहीं होगा। तभी विंग को एहसास होता है कि वांग जी उसके लिए क्या है। उसने वांग जी के हाथ को पकड़ते हुए कहा, तुम यहाँ पर अपने बेबी के लिए आया हो? फिर वांग जी ने कहा, नहीं, मैं मेरे विंग के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं विंग से बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि विंग ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे। विंग को न जाने की वजह सुनकर काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। वांग जी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, पुश करो विंग, मुझे बताएंगे तुम कर सकते हो। विंग ने कहा, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है जैसे कि मैं पागल हो रहा हूँ, मेरी हड्डियाँ टूट रही हैं, इतना दर्द होता है, मुझे पता ही नहीं था कि बेबी होते वक्त इतना दर्द होता है। वांग जी ने कहा, मुझे पता है विंग, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा। विंग, चलो हम साथ में इस बच्चे को इस धरती पर लेकर आते हैं। विंग ने कहा, लान सान। पहली बार विंग ने वांग जी को लान सान बुलाया। वांग जी को काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। उसने कहा, विंग मेरी बात सुनो, तुम जो सोचते हो वो गलत है। मैं कभी नहीं चाहता हूँ कि तुम मुझसे अलग रहो, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। तुम्हें पता है मैं तुम्हारे लिए कितना वरीड हूँ।
हर वक्त तुम्हारा ख्याल रखना। वहीं को याद आता है जब वो प्रेग्नेंट था, वांग जी ने उसका कितना ख्याल रखा। उसके लिए टाइम टू टाइम खाना भेजना, उसके बारे में सोचना, वो क्या कर रहा है पूछना, हर वक्त उसका खोज निकालना, ये सब कुछ। वहीं को लड़कियों के साथ घूमने भेजना, उनका ध्यान रखना, वहीं का गर्म पानी नहाने के लिए हर वक्त सिर्फ वांग जी वहीं के लिए सोचा है। वहीं की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, और फिर जो तुम्हारी मॉम ने बताया वो? ये सुनकर वांग जी ने कहा, मॉम ने बताया? फिर वेंग ने बच्चे को बर्थ देते देते वांग जी को सब कुछ बोल दिया जो कि मैडम लान ने उसे बताया था। वांग जी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। वेंग ने ट्विंस बेबी को बर्थ दिया जो कि बहुत ज़्यादा प्यारे थे। वो दोनों ही अल्फ़ा थे और बर्थ होने पर ही उन दोनों के अंदर से रोशनी पैदा होती है और वो रोशनी धीरे धीरे करके गायब होती है। वो अल्फाज दुनिया के सबसे पावरफुल अल्फाज में 2 थे। इधर जो वांग जी था वो बाहर आता है और मैडम लान से बात करता है। फिर मैडम लान से बात करने पर उसने कहा, आपको पता है जो हमारे वंश में ऐसा करते हैं उनके साथ क्या किया जाता है? सिचैन ने कहा, उन्हें धक्के मार के कबीले से बाहर फेंक दिया जाता है। ये सुनकर मैडम लान ने कहा कि क्या तुम मुझे घर से निकाल दोगे? फिर लान कोरैन ने कहा, हाँ, क्योंकि रूल्स होते हैं और रूल्स को फॉलो हमें करना चाहिए, समझे? मैडम लान ने कहा, क्या मतलब है रूल्स होता है और तुम लोग मुझे घर से बाहर निकाल दोगे? सिचैन ने कहा, वांग जी निकाले ना निकाले, मैं आपको ज़रूर निकालूंगा। ये बोलकर उसने इसके हाथ को पकड़ते हुए कहा, आपने बस बहुत किया है, अब इस घर से, इस कबीले से बाहर निकल जाइए। फिर इधर जो वांग जी था उसने कहा, सिचैन रुक जाओ। सिचैन ने कहा, नहीं, आज मुझे मत रोको, सिर्फ मेरा बेटा राजा बनेगा। ये सोचकर ही आपने सब कुछ किया है ना, आज आपका बेटा ही आपको कबीले से बाहर निकाल रहा है। ये बोलकर वो अपनी मॉम को उस कबीले से बाहर फेंक देता है और डिसेबल से कहता है, इसे बाहर फेंक कर आओ। डिसेबल इसे पकड़ के लेकर चला जाता है। सिचैन रो रहा था। आचिंग उसके पास आ गया। आचिंग ने कहा, बस शांत हो जाओ। सीन कट होता है। वांग जी सिचैन से कहता है, तुमने गलत काम किया। सिचैन ने कहा, नहीं, अच्छा काम किया, कभी तो अच्छा काम करने का मौका मिला है। फिर वांग जी ने अपने सिर को हाँ में हिलाते हुए कहा, लेकिन फिर भी। फिर लान कोरैन ने कहा, लेकिन रूल्स होता है, जो रूल था वो रूल तुमने पालन किया है, कोई गलत काम नहीं किया है। फिर सिचैन ने कहा, हाँ, हमने कोई गलत काम नहीं किया है। उसने अपने सिर को हाँ में हिलाया। इधर वो 2 बेबी को लेकर वो लोग बहुत ज़्यादा हैप्पी थे। इधर सिचैन का मॉम था, मैडम लान था, उसने कहा, वांग जी, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम दोनों को खुश रहने में नहीं दूंगा, मैं वापस आऊँगा, मैं वापस ज़रूर आऊँगी और तुम सबको अलग करूँगा, मैं शांति से तुम्हें जीने नहीं दूंगा। ये बोलकर वो इलिंग के रास्ते की तरफ चली गई। और इधर हम वांग जी को देखते हैं जो अपनी बेबी को लेकर बहुत ज़्यादा ही हैप्पी थे। और इस फैन फिक्शन की एंडिंग यहीं पर ही होती है। सो फिर गाइस, कैसा लगा आपको ये वाला फैन फिक्शन ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट के थ्रू बोलना कैसा लगा है। थैंक यू सो मच इतने टाइम तक मेरी फैन फिक्शन को सुनने के लिए। थैंक यू सो मच यूट्यूब को जिन्होंने आप तक मेरी फैन फिक्शन को पहुंचाई है। सो फिर गाइस, मिलती हूँ एक और न्यू फैन फिक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय।